ओके। यहाँ पे बरसात हो रही है 2 दिन से, तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक काम करूंगी, अपना वीडियो ना टर्न ऑफ करके रखूंगी ताकि मेरी वॉइस क्लियर रहे। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा। आप बताइए, अगर आपको कुछ भी वॉइस में दिक्कत हो रही है तो मैं बिल्कुल टर्न ऑफ तो कर ही लूंगी बिना कोई दिक्कत के। थोड़ा साइक्लोन का इफेक्ट है ना हर जगह पे। यस यस, साइक्लोन का इफेक्ट है यहाँ पे साउथ इंडिया में, तो वो प्रॉब्लम रहता है। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है फिर। ओके। ऑल राइट। ओके। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, कृष्णा, भावनगर, विजेंद्रा। ओके। तो बेटा हम लोग ने स्टार्ट किया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो हमने एक क्लास कर लिया है, आज ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन सच बताती हूँ मैं, इस चैप्टर से ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ना इस पार्ट से। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू नीट। ठीक है, मतलब आते एक दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं आते। बट आएंगे तो इस पार्ट से बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे ना, मैच द फॉलोइंग टाइप में आएंगे। ओके, जैसे मैं बताती हूँ, जियाटिन आगे वाले में रहेगा, साइटोकाइनिन तुम्हारे को मैच करना है। फिर आएगा आईएए, इंडोल एसिटिक एसिड, तुम्हारे को मैच करना है ऑक्सिन के साथ। तो मतलब ऐसे करके कुछ रहेगा। तो इनका उद्देश्य क्या है, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके आओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस को ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एंड डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस फिजियोलॉजी से ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दे आर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स, बेटा बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स है जो प्लांट ग्रोथ के फंक्शनिंग को या फिर प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। मतलब समझ लो, एक प्लांट है, वहां पे एक लीफ है, लीफ को अभी इसने ग्रो करवाना है। ओके, ग्रो करवाना है तो वहां पे ग्रोथ हार्मोन ज्यादा भेजेगा। ओके, अब कोई प्लांट में एक ऐसा लीफ है जहां पे उसको एप्सिशन करवाना है, मतलब वो अभी प्लांट का लीफ बूढ़ा हो गया है, उसको न्यूट्रिशन नहीं देना, अब उसको एप्सिशन करा के उसको गिरा देना है, प्लांट से डिटैच कराना है। तो उस केस में प्लांट भेजेगा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो प्रमोटर्स भी चाहिए प्लांट्स को, इनहिबिटर्स भी चाहिए। ऐसा मत समझो कि इनहिबिटर सारे बुरे हैं, बेटा इनहिबिटर सारे बुरे नहीं होते। ओके, वो भी बेटर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में बेटा आप देख सकते हो ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। जब आप इनहिबिटर की बात करते हो आपको देखना होता है एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, अब ये जो इथाइलिन है ना, ये दोनों ग्रुप में फिट हो जाता है। ओके, प्रमोटर में भी इनहिबिटर में भी, बट इसका ज्यादा काम रहता है इनहिबिटर में। ठीक है, तो ज्यादा काम कहाँ पे रहता है, इनहिबिटर में रहता है इसका, याद रखो तुम। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का मतलब वहां पे होता क्या है, देखो यहाँ पे, फॉर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज। अब कोई भी मतलब प्लांट का ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है, जैसे सेल डिविजन करना, एनलार्जमेंट करना, ट्रॉपिक ग्रोथ करवाना। ओके, ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे ट्रॉपिक ग्रोथ होते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल के थ्रू होने वाला भी, उसको भी ट्रॉपिक ग्रोथ कहते हैं, लाइट को होने वाला फोटोट्रॉपिक कहते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे आगे जाके क्लासेस में। फिर पैटर्न फॉर्मेशन करना, फ्लावरिंग करना, फ्रूट बनाना, सीड बनाना, ये सारे जो भी मेकिंग होता है ना, वो सारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर से ही होता है। देखो बेटा, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स है ना, हमारे बॉडी में हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कितना जरूरी है सारे प्रोसेस करवाने के लिए। तो सिमिलरली प्लांट्स के लिए भी जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स का काम करते हैं वो रेगुलेटर्स काम करते हैं। ठीक है, चलो, तो अब इनहिबिटर का क्या काम रहेगा, जैसे किसी में किसी पार्ट में डोरमेंसी कराना। ओके, उसको इनएक्टिव कर देना, सस्पेंड करना, या फिर एब्सिशन करवाना, कोई प्लांट के पार्ट को डिटैच कराना, या फिर कोई भी एक एबायोटिक स्ट्रेस आ गया है तो उस कंडीशन में, उस स्ट्रेस में ना ये प्लांट को ज्यादातर ग्रो नहीं कर सकता, तो उसको थोड़ा इनहिबिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बाहर। जब एबायोटिक स्ट्रेस नहीं है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं है, तो आराम से प्लांट ग्रोथ कर सकता है। बट स्ट्रेस आजू बाजू बहुत ज्यादा है अगल बगल में, तो थोड़ा इनहिबिट करके चलना अच्छा रहता है प्लांट के सेफ्टी के लिए। ठीक है, ऐसा। तो हम बेटा पढ़ेंगे ऑक्सिन।
तो ऑक्सिन इज अ फर्स्ट हार्मोन विच इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो यहाँ पे एक नाम आपने पढ़ा होगा बेटा, चार्ल्स डार्विन। ओके, चार्ल्स डार्विन सबका फेवरेट है, इन्होंने डार्विनिज्म थियरी दी थी। ठीक है, तो इन्होंने और इनके बेटे ने, फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया कोलियोप्टाइल्स को। कोलियोप्टाइल क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था, एक प्रिमिटिव ओके शूट का पार्ट को कहते हैं कोलियोप्टाइल। मैंने बताया था आपको, जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो वो प्लीम्यूल एंड रेडिकल बनाता है। जब प्लीम्यूल आता है तो प्लीम्यूल का ना शूट सिस्टम बनाने के लिए प्लीम्यूल जरूरी है। प्लीम्यूल से आता है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल से आता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में फिर एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, टर्मिनल बर्ड्स होते हैं, वो फिर ग्रोथ करते जाते हैं। तो एक ग्रास है कैनेरी ग्रास, उसके कोलियोप्टाइल को ऑब्जर्व किया। एंड क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने बेटा एक छोटा सा मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप कुछ किया। इन्होंने क्या किया, ये जो टिप होता है ना, जो इस कोलियोप्टाइल का, इस प्लीम्यूल का जो टिप है यहाँ पे, इसको सिर्फ इतने ही पार्ट का लाइट दिया, मतलब इतने ही पार्ट को, इतने ऊपर वाले इतने ही पार्ट को इन्होंने लाइट प्रोवाइड किया। अब इससे क्या हो गया, ओके इससे क्या हो गया बेटा, अब देखो इसको कहते हैं यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देन यहाँ पे देखो बहुत छोटे इसके लिए दे रहा है, ओके छोटे पार्ट के लिए दे रहा है ऊपर तक, दैट इज कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे देख लो तुम, रेस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोविंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो अब क्या होगा, आपने कोलियोप्टाइल को, एक शूट सिस्टम को एक ही डायरेक्शन में लाइट दी, तो आपका प्लांट क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में ग्रो होने की कोशिश कर रहा है। तो उसी डायरेक्शन में ग्रो होना इज कॉल्ड एज फोटोट्रोफिज्म। ओके, ट्रोफिक मतलब मूवमेंट बेटा। ओके, ट्रोपिज्म जहां पे भी आता है ना, प्लांट का मूवमेंट है। अब किस वजह से मूवमेंट हो रहा है, वो लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको हमने कह दिया फोटोट्रोफिज्म। ठीक है, अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा है तो उसको हमने कह दिया जियोट्रोफिज्म। ग्रेविटी होता है ना, एंटी ग्रेविटी में भी होता है, एंटी ग्रेविटी में शूट होता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी रूट सिस्टम होता है। ओके, तो उसको हमने कह दिया जियोट्रोफिज्म। ऐसे करके बहुत सारे ट्रोफिक्स हैं। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने ऑब्जर्व किया फोटोट्रोपिज्म को किस प्लांट में, कैनेरी ग्रास के प्लांट में, बाय एक्सपोजिंग लाइट टू द कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल पूरा का पूरा कोलियोप्टाइल ही बेंड हो गया, सिर्फ इसने टिप को दिया लाइट, अब देखो पूरा कोलियोप्टाइल ही बेंड हो गया। ओके, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया और समझा। ओके, देन ये फर्स्ट इन्होंने काम किया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वेंट, FW वेंट इज अ पर्सन हु आइसोलेटेड ऑक्सिन। ओके, तो इसने ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल। ओके, तो कौन से प्लांट से किया, ओट सीडलिंग, ये पूछेगा, याद रखो। ठीक है, ऑक्सिन को फर्स्ट आइसोलेट किसने किया, FW वेंट ने। कहां से किया, टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ द ओट सीडलिंग। ओके, एंड फर्स्ट आइसोलेट, ओके, तो ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ओके, सो ह्यूमन यूरिन से भी किया था। ये आपका होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है, हम तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ह्यूमन में कैसा आ गया ऑक्सिन, तो ह्यूमन यूरिन से कैसे इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। ओके, ये तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अपने टीचर्स को पूछो, फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करो, और मैं इसको फिर से कल पूछूंगी। ठीक है, कल पूछूंगी। ओके, दिस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है ये। ओके, चलो, तो अब आप मुझे एक बात पूछ सकते हो, मैम ये पूरा सीडलिंग का जो टिप है वहां से क्यों एक्सट्रैक्ट किया इन्होंने, आइसोलेट किया, पूरे प्लांट से क्यों नहीं किया, पूरे सीडलिंग से क्यों नहीं किया। बेटा वही तो खेल है, क्योंकि ऑक्सिन प्रेजेंट है सिर्फ टिप्स में, जहां पे ग्रोथ करवानी है ना। तो अभी आप देख लो, बड रीजन हो गया, कोलियोप्टाइल एक ग्रोइंग एरिया है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे ग्रो कराने के लिए यह ऑक्सिन हार्मोन ना ग्रोथ को इंड्यूस करता है और ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, तो इसीलिए टिप्स में आपको मिलेगा ऑक्सिन, तो इसीलिए आप टिप्स से ही उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे देख लो, ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। मतलब वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं स्टेम्स एंड रूट्स में, जहाँ पे अपाइसेस या फिर आप समझ लो बेसिक सेल्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे एंड माइग्रेट कर जाएंगे उनके जगहों पे। ओके, पैरेन्काइमा सेल्स को कहीं पे जाना है वहां पे जाएगा, कोलेनकाइमा सेल कहाँ पे होना है वहां पे रहेगा। तो उनके फंक्शन के हिसाब के वो कहाँ पे है, रूट में है, शूट में है, लीफ में है, उसके हिसाब से वो उनकी जगह ले लेते हैं सेल्स। ठीक है, चलो,
नेक्स्ट, सो देयर आर टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना आपको, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में आएगा। टाइप ऑफ ऑक्सिन्स में बेटा नेचुरल एंड सिंथेटिक। देखिए नेचुरल का एग्जांपल है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ओके, प्लीज दोनों को याद रखो, IAA, IBA और नेचुरल ऑक्सिन्स। सिंथेटिक में आएगा NaA, ओके, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। ओके, 2,4-D क्या है? 2,4-D है बेटा 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है आपका 2,4-D। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं उसके, ये IAA का स्ट्रक्चर है, ये IBA का है, ये NaA का है, एंड देन दिस इज 2,4-D। ठीक है, तो दिस इज नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब इनके फंक्शंस क्या है बेटा, मैं आपको बताती हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्या है, आपको करना है, एक शीट लेना है, ओके, एक कागज लेके आपको लिखना है सारे हार्मोन्स के नाम, ओके, जैसे ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, ऐसे करके आपको लिखना है। उसके बाद उनके फंक्शंस को वर्ड, ओके, एक वर्ड या 2 वर्ड में लिख के आपको करना है। ठीक है, अब एक शीट में सारे फंक्शंस हो गए, अब तुम दूसरी शीट ले लो, सारे फंक्शंस में सिमिलैरिटीज देखो, कौन से फंक्शंस ना रिपीट हो रहे हैं दूसरे हार्मोन्स को, सिमिलैरिटीज लिखो, डिफरेंसेस लिखो। ये तुम सिर्फ 2 दिन की मेहनत करो बेटा, तुम्हारे को इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम उसको इजीली क्रैक कर लोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समझने वाला चीज नहीं है बेटा। ये जैसे समझो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी जैसा हाई मैकेनिज्म वाला चैप्टर नहीं है, बस आपको याद रखने वाला चैप्टर है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया एंड देन याद रख लिया। ठीक है, चलो तो फंक्शंस देखते हैं। टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स फॉर प्लांट प्रोपगेशन। अब आपने देखा होगा कोई एक रोज का प्लांट है, तो रोज के प्लांट को बेटा स्टेम कटिंग करते हैं हम लोग। ओके, एक स्टेम है रोज का, आपने स्टेम को कट किया, अब उसी स्टेम को आपने मिट्टी में उसको प्लांट कर दिया। ओके, तो अब क्या होगा, यही स्टेम ना कुछ दिनों बाद रूट्स फॉर्मेशन करेगा, अब वही रूट से हमारा पूरा रोज का प्लांट बनेगा। ठीक है, तो स्टेम कटिंग से भी रूटिंग हो रही है, तो इसमें हार्मोन कौन हेल्पफुल है, ऑक्सिन। एंड देन फ्लावरिंग कराने के लिए ऑक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अर्ली स्टेजेस में गिरना फ्रूट्स का एंड लीफ का। देखो बेटा, लीफ का गिरने का एक सीजन होता है, उसको कहते हैं पतझड़ मौसम। ठीक है, अगर पतझड़ मौसम से पहले इसने लीफ को ड्रॉप कर दिया तो ये प्रॉब्लम है। ओके, एंड देन फ्रूट भी, फ्रूट अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ, कंप्लीटली राइपन नहीं हुआ, तो उससे पहले ही समझे प्लांट से डिटैच हो गया, तो ये प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने वाला हीरो कौन है, ऑक्सिन। सो ऑक्सिन प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एजेस। ठीक है, एंड देन ये प्रमोट करता है एब्सिशन। ओके, व्हाट इज एब्सिशन, आई हैड टोल्ड यू, डिटैचमेंट ऑफ ओल्डर पार्ट्स। ओके, ओल्डर पार्ट्स या कोई पार्ट की जरूरत नहीं है उस पार्ट को प्लांट से डिटैच करना, क्योंकि ये करवाना जरूरी है बेटा, वरना न्यूट्रिएंट्स हमारे फिर जाया जाएंगे, वेस्ट जाएंगे। ठीक है, तो एब्सिशन को भी ये प्रमोट करता है। एंड देन पार्थेनोकार्पी, सो आपने पढ़ा है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी, है ना, तो सेकेंड चैप्टर ऑफ 12th आपने वहां पे पढ़ा है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। कैन एनीबॉडी टेल मी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वहां पे, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसे फ्रूट बन गया, तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो ऑक्सिन हार्मोन के हेल्प से या फिर प्रोमो रेगुलेटर के हेल्प से हम लोग ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल इज टमेटो। ठीक है, टमेटो। चलो, अब बेटा हर्बिसाइड्स, these auxins are used as herbicide. The very well known herbicide is 2,4-D. ओके, इसको यूज करते हैं बेटा डाइकॉट, वीड्स को किल करने के लिए। ओके, तो ये सिर्फ डाइकॉट्स को टारगेट करता है, मोनोकॉट को छूता नहीं है। तो इसीलिए ना, अब जैसे राइस का प्लांटेशन है, वीट का प्लांटेशन है, ओके, गन्ने का खेत है, शुगर केन का, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे प्लांटेशन में आप ना इस 2,4-D को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। वीड्स मतलब बेटा छोटे छोटे डाइकॉट प्लांट्स, जो कचरा होता है ना खेतों के बीच बीच में, जो छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, प्लांट्स सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, सॉइल की न्यूट्रिशन कम हो जाती है, क्योंकि बेकार चीजों पे सारा न्यूट्रिशन जा रहा है ना, इसीलिए तो इनको कंट्रोल करना जरूरी होता है। एंड देन ऑक्सिन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है, चलो
Then, in higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of lateral buds. मतलब बेटा आपको मैंने बताया ना, ग्रोइंग एरिया में दो टाइप के बर्ड्स होते हैं, एपिकल एंड लैटरल. एपिकल मतलब जो टर्मिनल होता है, एकदम ऊपर वाला. ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टर्मिनल है या फिर लैटरल है, सॉरी, हाँ ये टर्मिनल है, ऊपर वाला टर्मिनल है. आप टर्मिनल को एपिकल भी कह सकते हो. ठीक है, लैटरल को यहाँ पे देख लो तुम, ये साइड वाला लैटरल होता है. ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करवाता है, ऑक्सिन क्या करवाता है, लैटरल ब्रांचेस के या फिर एक्सिलरी बडिंग के ग्रोथ को इनहिबिट करके एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है. इसको कहते हैं हम एपिकल डोमिनेंस. अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा क्या होता है, ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स को बढ़ाना एंड ग्रोथ ऑफ एपिकल बड को इनहिबिट करना, इसको हम कहते हैं बेटा डीकैपिटेशन. ओके, डीकैपिटेशन उसको कहते हैं. समझ में आ रहा है आपको? यार ये जुकाम बिल्कुल खत्म ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा, क्या कर सकते हैं. ओके, तो आप ये कहाँ पे देखोगे बेटा, आपको ना टी प्लांटेशंस पता होंगे, है ना, ऊटी चले जाओ तुम असम रीजन पे चले जाओ, वहां पे ना पर लेडीज क्या करते हैं, बड़े बड़े ना बास्केट्स अपने पीठ पे डालते हैं एंड देन वो टी होता है ना, टी लीफ, तो उसके टिप्स को कट करते हैं. तो वो टिप्स को जब कट करते हैं ना, तो लैटरल ब्रांचेस बहुत सारे बनते हैं. ओके, टिप को आपने कट किया, एपिकल बड को रिमूव किया, तो लैटरल ब्रांचेस बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा होती है, तो इसको हम कहते हैं डीकैपिटेशन. ये आप कहाँ पे देखोगे, आप लोग देखोगे टी के प्लांटेशंस में. एंड देन हेड्ज मेकिंग में. तो हेड्ज मेकिंग क्या है बेटा, आपने देखा होगा कोई भी पार्क है या गार्डन है, तो वहां पे कोई पहाड़, सॉरी, पेड़ को ना उन्होंने एक शेप दिया होता है, जैसे ऐसे ट्रायंगुलर शेप. ओके, या फिर कुछ ऐसे टाइप का शेप. ओके, मतलब इनके टिप्स ऑफ द लीफ को कट कर देते हैं ताकि वो ऐसे शेप में आ जाए, या फिर एकदम राउंड वाला शेप. तो इसको बोलते हैं बेटा हेड्ज मेकिंग. ओके, तो चाकू से ये सारे टिप्स को काट देते हैं ताकि ये ऐसा राउंड शेप में आए या ट्रायंगल शेप में आए, तो इसको कहते हैं हेड्ज मेकिंग. ठीक है, तो वहां पे भी टिप्स ही कट होते हैं. ठीक है, तो दूसरा हार्मोन है गिबरलिन. अब ऑक्सीजन, ऑक्सिन में इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सिन में इंपॉर्टेंट है एपिकल डोमिनेंस, 2,4-D यूज्ड एज हर्बिसाइड. ठीक है, ये चीज याद रखो. एंड देन ये एपिकल रीजन में ग्रोथ कराता है. ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है. ठीक है, देन गिबरलिन है ना बेटा, ये एक एसिडिक रेगुलेटर है. ओके, एसिडिक रेगुलेटर है. एंड इसका जो आइसोलेशन हुआ था, गिबरलिन हार्मोन का जो आइसोलेशन हुआ था ना, ये आइसोलेशन क्या था बेटा, फंगई से. ओके, फंगई का नाम है गिबेरेला फ्यूजिकोराई. गिबेरेला फ्यूजिकोराई इज द फंगाई. वो फंगाई ना बकाने डिसीज कॉज किया था राइस में, या फिर उसका नाम है फूलिश सीडलिंग डिसीज. तो इसको फर्स्ट ट्रीट किया, ऑब्जर्व किया कुरोसावा ने. कुरोसावा इज द साइंटिस्ट नेम, गिबेरेला फ्यूजिकोराई इज द फंगाई. ठीक है, तो उन्होंने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, सिम्टम्स को स्टडी किया. बहुत टाइम के बाद उन्होंने समझा इसका जो एक्टिव सब्सटेंस है ना इस फंगई के अंदर, जो डिसीज कॉज कर रहा है, वो है गिबरलिक एसिड. ओके, तो बहुत साल बाद फिर इनको समझ में आया कि हाँ भाई, गिबरलिक एसिड के तो बहुत ज्यादा फायदे भी हैं. ठीक है, तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर लिया फंगई से, बहुत ज्यादा हायर प्लांट से. तो आज के डेट में देर आर मोर देन 100 गिबरलिन्स. ओके, 100 गिबरलिन्स है हमारे पास. अब यहाँ पे देख लो इनका नेमिंग कैसे हुआ है, GA1, GA2, GA3 ऐसे करके नेमिंग हुआ है. ठीक है, तो गिबरलिक एसिड 3 इज द मोस्ट फेमस वन, उसका नाम टर्पीन्स भी है. ठीक है, तो ये जो गिबरलिक एसिड है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड गिबरलिन. मतलब सारे गिबरलिन्स में GA3 है ना, ये सबका फेवरेट है. क्यों, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था एंड सबसे ज्यादा स्टडी हुआ GA है. ठीक है, अब चलो बेटा हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शंस में. तो गिबरलिन का काम क्या है, ये बेटा लेंथ को बढ़ाता है, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करता है. ओके, तो इंक्रीज करने से लेंथ, प्लांट की हाइट भी अच्छी खासी बढ़ जाती है. ठीक है, टू एलोंगेट एंड इंप्रूव द शेप ऑफ फ्रूट्स एंड एप्पल सच एज एप्पल्स. ठीक है, तो फ्रूट्स हो गया, तो कोई भी एक फल है तो उसका शेप को इंप्रूव करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे देख लो, ये पे एकदम पिंदा सा छोटा मोटा एक एप्पल है. यहाँ पे देखो कितना प्यारा एप्पल है. ग्रेप्स देख लो, इतने छोटे मोटे ग्रेप्स, छोटे ग्रेप्स हैं, खट्टे ग्रेप्स हैं, बट यहाँ पे बड़े ग्रेप्स, मीठे ग्रेप्स. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये गिबरलिन के थ्रू होता है. एंड इट डिले सेनेसेंस. सेनेसेंस क्या है, बुढ़ापा, एजिंग.
तो गिबरलिन क्या करेगा, सेनेसेंस को डिले करेगा सो दैट फ्रूट्स कैन स्टे इन द ट्री फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बेटा अब क्या होता है ना, जो फार्मर्स होते हैं ना वो सारे एक ही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते। ओके अगर ग्रेन्स है तो एक टाइम पे हार्वेस्ट हो जाता है, अगर फ्रूट्स हैं तो एक टाइम पे हार्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि फ्रूट्स आर मोर प्रोन टू गेट स्पॉइल्ड वेरी सून। तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, मतलब वो सड़ जाते हैं। इसीलिए फार्मर्स क्या करते हैं ना, अपने एक बैच में हार्वेस्ट किया, फिर दूसरा बैच 2 हफ्ते के बाद फिर वो हार्वेस्ट करते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद ऐसे हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट्स की। तो इससे क्या होता है ना, अगर हमने गिबरलिन को इंजेक्ट किया या फिर प्रोवाइड किया तो इससे क्या होता है, इनकी एजिंग डिले होती है एंड हमारे जो फल है वो ट्री में अच्छे खासे रहेंगे। ओके एकदम राइपन होके गिरने जाएंगे। ओके एकदम पक्के जैसे आम पक गए एकदम गिर गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है रहेंगे, टिके हुए रहेंगे झाड़ों में। ठीक है GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। ओके ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब शराब बनने वाली इंडस्ट्री, जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस है ना वहां पे, जहाँ पे माल्ट वाइन बनता है। ओके तो या फिर समझ लो कोई भी दूसरी वाइन इंडस्ट्री हो गया, कोई भी अल्कोहल, तो वहां पे इसको स्पीड अप करने के लिए भी यूज करते हैं गिबरलिन को। ठीक है चलो दूसरे फंक्शंस देखते हैं। मैंने आपको बताया ना ये लेंथ बढ़ाता है। ओके ये लेंथ बढ़ाता है प्लांट का सो दैट कि प्लांट की लंबाई बढ़े। तो यहाँ पे देखो शुगर कैन स्टोर्स शुगर इन स्टेम। तो अब क्या करोगे आप स्प्रे करोगे गिबरलिन को टू द शुगर केन क्रॉप, तो इससे और ज्यादा हाइट बढ़ जाती है। ठीक है बेटा ये क्वेश्चंस आएंगे, ये पूछेंगे, ये सब चीजें याद रखो, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखो। ठीक है गिबरलिन स्प्रे करने से आपको लेंथ बढ़ जाती है शुगर केन की। ठीक है देन स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA hastens द मैच्योरिटी पीरियड। hastens मतलब फास्टन। ओके hasten मतलब जल्दी करवाना। ठीक है तो अब क्या हो जाता है, अपना जुवेनाइल पीरियड मतलब आपको पता है ना प्लांट ग्रोथ के 3 स्टेजेस हैं, जुवेनाइल और वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव एंड देन सेनेसेंस। तो अब ना कोई भी प्लांट जब वो वेजिटेटिव फेज में है, जुवेनाइल फेज में है, मतलब कॉनिफर्स की बात हो रही है, जिम्नोस्पर्म्स के कॉनिफर्स की, तो उनको अगर आपने स्प्रे किया गिबरलिन को तो क्या होता है, वहां पे मेच्योरिटी पीरियड जल्दी हो जाती है एंड देन सीड का प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है। मतलब समझ लो 2 महीने बाद हार्वेस्टिंग होनी थी, अब 2 महीने पहले ही हार्वेस्टिंग कर ली आपने कोई ग्रेन की। समझ में आ रहा है, तो जल्दी हार्वेस्टिंग करवाने के लिए भी ये लोग गिबरलिन का यूज करते हैं। एंड देन फॉर बोल्टिंग, ओके तो इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग। ओके तो हमारा जो इंटरनोड होता है ना प्लांट्स के बीच में, देखो बेटा 2 नोड्स होते हैं। ओके 2 नोड्स के बीच वाला जो लंबाई होती है ना उसको कहते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड एलोंगेशन करवाना एकदम फ्लावरिंग से पहले उसको कहते हैं बोल्टिंग। ठीक है तो ये आप इन सारे प्लांट्स में देखते हो। क्लियर चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड टू एराडिकेट dicot weeds but do not have its effect on mature monocotyledonous plants? Which do you think is a correct answer? Write in the chat box. Yes yes सुन रहे हो क्या क्लास मेरी? बेटा 2,4-D, 2,4-D इज अ हर्बिसाइड। मैंने आपको बताया था हर्बिसाइड है, डाइकॉट प्लांट्स को निकालता है, मोनोकॉट प्लांट्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने देता। ठीक है तो ये है 2,4-D। क्लियर कमिंग टू साइटोकाइनिन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जियाटिन इज अ नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी। ठीक है तो यहाँ पे आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलती है, एक काइनेटिन एक जियाटिन, दोनों ही याद रखो। जियाटिन एंड साइटोकाइनिन का, अरे यार यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया ना, साइटो, यहाँ पे इसको साइटो आना चाहिए। ओके साइटोकाइनिन्स। ओके हाँ तो जियाटिन एंड काइनेटिन दोनों का रिश्ता है साइटोकाइनिन के साथ, याद रखो। ठीक है तो जियाटिन को आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप देख सकते हो कॉर्न के कर्नल में। ओके जो हमारा कॉर्न होता है ना, ओके मकाई या फिर आप कहते हो भुट्टा, तो उस भुट्टे के अंदर बेटा आपको मिलेगा उसके कर्नल में जियाटिन एंड देन कोकोनट मिल्क, नारियल के दूध में। ठीक है एंड ये तो नेचुरल हो गया, जियाटिन तो नेचुरल है, बट देर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिविजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। ठीक है तो अब यहाँ पे देख लो, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन।
ओके, अब ये सिमिलैरिटी दिखाता है थोड़ा ऑक्सिन के साथ, है ना, ये सिमिलैरिटी है। अब आप ये याद रखो, ऑक्सिन में क्या करता है, एंग अपाइसिस में ग्रो करता है, शूट में, रूट में, जहां पे एपिकल रीजन है वहां पे ग्रो करता है। तो ये भी वहीं पे आपको मिलेगा। ओके, नेचुरल साइटोकिनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिविजन, जैसे रूट अपाइसिस, शूट, बर्ड एंड देन एंग फ्रूट्स। ठीक है, थोड़ा सिमिलैरिटी है यहाँ पे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। ओके, बड्स, देखो बेटा बड रीजन में है तो न्यू लीव्स बनाएगा, न्यू ब्रांचेस बनाएगा। ठीक है, तो देन एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करेगा। ये सारी चीजें करने के लिए हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, दे हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। अब ये देखो, ये कॉन्ट्रास्ट है, किसके साथ, ऑक्सिन के साथ, ये कॉन्ट्रास्ट है। ओके, सेम फंक्शन क्या है, ग्रोथ करवाना। ओके, बड का ग्रोथ करवाना ऑक्सिन साइटोकिनिन दोनों करते हैं, बट ऑक्सिन ना एपिकल डोमिनेंस करवाता है, साइटोकिनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। अब यहाँ पे हो गई इनकी कॉन्ट्रास्ट फंक्शन। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन। नाउ दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विद द हेल्प which helps in the delay of leaf senescence। तो अब क्या होता है बेटा, देखो लीफ सेनेसेंस होने के बहुत ज्यादा रीजंस हैं। ओके, तो अब कोई भी एक लीफ को कंटिन्यूस न्यूट्रिशन नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, बिना न्यूट्रिशन के, अब हरा था पीला हो जाएगा, फिर वो पत्ता गिर जाएगा। बट इसको प्रिवेंट करने के लिए हर प्लांट का काम होता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन को स्प्रेड करे सारे लीव्स में, सारे फ्रूट्स में, सारे फ्लावर्स में। ठीक है, तो मोबिलाइजेशन करवाना बहुत जरूरी है ताकि एजिंग कम हो प्लांट की, एंड देन कोई भी प्लांट के पार्ट की। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में तुमको याद रखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ओके, तो ये बेटा एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, यू नो, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता है, न्यू शूट्स बनाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको साइटोकाइनिन के बारे में। ओके, इथाइलिन, तो जो कजिन्स है ना, कजिन्स मतलब तुम्हारे कजिन या मेरे कजिन नहीं। ओके, कजिन्स मतलब वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था। ठीक है, तो उन्होंने कंफर्म किया, क्या कंफर्म किया, द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपन्ड ऑरेंजेस दैट हेस्टेंड द राइपनिंग ऑफ बनानास। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, ऑरेंजेस में एक कंपोनेंट था, एक सब्सटेंस था। ओके, उसको इन्होंने निकाला, देखा, एंड उसको यूज किया उन्होंने बनानास को राइपन करने के लिए, पकाने के लिए। अब देखो यहाँ पे कच्चा केला था, अब यहाँ पे पकावा केला है। ठीक है, तो वही कंपोनेंट को, वही सब्सटेंस को इन्होंने यूज किया, एंड लेटर इसी को इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, एंड उसको नेम दिया इथाइलिन। ओके, इथाइलिन को कॉमनली राइपनिंग एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब हम छोटे थे, हमारे नाना के, मतलब मेरे जो नाना होते हैं ना, मेरे मदर के फादर, उनके पास ना बहुत ज्यादा मैंगो प्लांटेशन हुआ करते थे। ओके, मैंगो के प्लांटेशन हुआ करते थे, तो बहुत सारे उन्होंने, मतलब वो होते हैं ना पुट्टी पुट्टी, जिसको हम कहते हैं बास्केट्स, तो बास्केट्स भर भर के आम लाते, एंड न्यूज़पेपर डाल के उसके ऊपर ना इथाइलिन पाउडर डस्ट करते हैं। 3 दिन रखने के बाद, 3 से 4 दिन उसको थोड़ा कवर करके रखना पड़ता है ताकि हीट बनी रहे अंदर। तो 4-5 दिन के बाद वो पक जाते हैं, एंड मैं क्या बताऊं यार, जो आम होते थे वो हमारे खेत के, मीठे रसीले इतने बड़े बड़े आम। यार, आम तो सबका फेवरेट ही होता है। याद आ गई आम की। चलो, अब सर्दियों के बाद गर्मियां आएंगे तो आम भी निकलेंगे फिर। चलो, ओके, देन इथाइलिन इज अ सिंपल गेशियस पीजीआर, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, सिंपल है, गेशियस है। ठीक है, इथाइलिन का राइपनिंग में बहुत ज्यादा काम है। ओके, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सीनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। अगर हम लोग इसको प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इथाइलिन को, मतलब आर्टिफिशियली तो बना सकते हैं हम लोग, अगर प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग कौन से एरिया को टारगेट करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जहां पे एजिंग हो रही है कोई टिश्यूज में, या फिर फ्रूट्स का राइपनिंग हो रहा है। तो ऐसे आप टिश्यू से क्या करोगे, इथाइलिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंथेसाइज कर सकते हो। ऑलराइट, चलो, अब मेन फंक्शंस तो एक तो राइपनिंग हो गया, इसके अलावा और क्या क्या करता है ये प्लांट में, देखते हैं। इट इन्फ्लुएंसेस द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। ओके, इट इन्फ्लुएंसेस द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, swelling of axis,
ओके तो ग्रोथ कराता है बेटा सीडलिंग का एक्सिस होता है ना जो प्लांट का एक्सिस, उसको मोटा करवाता है, एंड देन एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। देखिए इसको कहते हैं एपिकल हुक। मतलब आपने एक सीड ले लिया, उसको सॉइल में सो किया, अब सो करने के बाद वाटर का इम्बिबिशन होता है, मैंने आपको बताया था, पानी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो सीड कोट है वो ब्रेक होता है, कॉटिलिडन्स बाहर निकलते हैं और एक रूट का फॉर्मेशन जैसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हुक फॉर्मेशन करवाता है ना डाइकॉट सीडलिंग में, ये कौन करवाता है? इथाइलिन करवाता है। ठीक है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस। देखा, अब यहाँ पे आ गई इसकी इनहिबिशन वाली एक्टिविटी। ये एजिंग को प्रमोट कर रहा है, ओके बुढ़ापे को प्रमोट कर रहा है, एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, स्पेशली कहाँ पे? लीव्स में एंड देन फ्लावर्स में। क्योंकि बेटा फ्लावर्स में होना जरूरी है, क्यों बेटा? फ्लावर्स का काम क्या था? पॉलिनेशन करवाना, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। पॉलिनेटर ने अपना काम कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिए, अब हमको पेटल्स की जरूरत नहीं है, तो पेटल्स को गिराना है तो वहां पे एब्सिशन काम आता है। ओके तो वहां पे इथाइलिन क्या करेगा? एब्सिशन करवाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा ये लीव्स को कहीं पे गिराना है, डिटैच करवाना है, प्रमोट करता है सेनेसेंस को। तो ये थोड़ी चीजें आप याद रखो। ठीक है, इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। मैंने बताया ना ये प्लांट में अगर फ्रूट्स है तो उसको पकाने के लिए हेल्प करता है। तो अब तुम एक पॉइंट याद रखो बेटा, वो जो बहुत जरूरी है, कई बार पूछा भी जाता है। ओके सो ड्यूरिंग प्लांट राइपनिंग, ओके जब भी सॉरी प्लांट राइपनिंग नहीं है, फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, तो जब भी एक फ्रूट का राइपनिंग होता है तो प्रमोट करने वाला है तो इथाइलिन है। लेकिन इससे होता क्या है कि जब भी फ्रूट राइपनिंग होता है तो वहां पे आप देख सकते हो इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो लेंटिकुलर रेस्पिरेशन हो गया, स्टोमेटल रेस्पिरेशन हो गया। ओके तो वो रेस्पिरेशन रेट ना बढ़ जाता है राइपनिंग के टाइम पे। ओके इसको आपकी एनसीईआरटी ने एक टर्मिनोलॉजी दी है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्लिमैटिक। ओके क्लिमैक्टिक कहते हैं इसको। तो रेस्पिरेटरी क्लिमैक्टिक कब होती है? जब फ्रूट की राइपनिंग होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, और ये होता है इथाइलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। ठीक है, सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है, और जो कि बहुत जरूरी है बेटा। कभी कभार क्या हो जाता है ना, सीड को ज्यादा टाइम तक अगर पानी नहीं मिला तो वो क्या हो जाता है? वाइबिलिटी को लूज कर देता है, उसकी अपनी जो वाइबिलिटी होती है ना उसको लूज करके वो अपने पास ना डॉर्मेंसी लेके आ जाता है। ओके सस्पेंड हो जाता है सीड वो। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, कोई भी बड का या सीड का डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इथाइलिन ना बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जर्मिनेशन को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो पिक्चर में स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स दिखाया गया है। ठीक है, तो इथाइलिन क्या कर रहा है? यहाँ पे प्रमोट कर रहा है जर्मिनेशन को। ठीक है, चलो तो ये हो गए कुछ चीजें जो आपको इथाइलिन के बारे में जाननी थी। दूसरी, प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पीटियोल एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। ओके तो यहाँ पे भी ये इंटरनोड या फिर पीटियोल एलोंगेशन को बढ़ाएगा। ओके दूसरा आपने कहाँ पढ़ा था? इसके अलावा आपने इंटरनोड एलोंगेशन किस हार्मोन में पढ़ा था? राइट इट इन द चैट बॉक्स, अभी अभी मैंने आपको बताया। इंटरनोड एलोंगेशन दूसरा कौन सा हार्मोन है जो कर रहा था? सो रहे हो क्या तुम लोग? बताओ बताओ। अरे यार गिबरलिन में देखा ना हम लोगों ने, भूल गए तुम लोग? हाँ तो यहाँ पे आपने देखा था ना, इंटरनोड देखा, यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो यही चीज तो हमने बताई थी कुछ देर पहले। तुम लोग भूल जाते हो ना बहुत जल्दी। गजनी के पूरे फैन हो आप सब लोग। ओके तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? दिस इथाइलिन हेल्प्स इन द लीव्स एंड अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबाउट द वाटर। तो क्या होता है ना, अब कोई भी एक राइस प्लांट हो गया समझो, तो वहां पे आप देखते हो थोड़ी ऊंचाई तक वो ना पानी रखते हैं। ओके उसके ऊपर आप सारा राइस प्लांट देखते हो। तो इससे क्या होता है ना, जब हम लोग इलोंगेट करते हैं इंटरनोड को, तो इससे क्या होता है? प्लांट ना ऊपर रहता है पानी के।
ओके, पानी के ऊपर रहता है, लीव्स या फिर उसके अपर पार्ट हो गया वो पानी से ऊपर रहता है, ठीक है, उसके वही उसका ऑब्जेक्टिव है। देन इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। तो इथाइलिन क्या करा रहा है, रूट का ग्रोथ करवा रहा है, रूट हेयर फॉर्मेशन कर रहा है। दिस इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन सरफेस। अब आपको पता है बेटा प्लांट में, ओके, सो मेन न्यूट्रिशन का सोर्स कौन सा है, ओके, तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करने वाला सोर्स हमारा रूट है, ठीक है। तो सॉइल में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे रूट में सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए रूट का अच्छा ग्रो होना जरूरी है, देन रूट हेयर फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो रूट हेयर क्या करेगा, अंदर अंदर तक जाएगा सॉइल के, एंड देन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इथाइलिन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. Okay, flowering को initiate करने के लिए जरूरी है। Okay, and it induces flowering also in mango. Okay, mango में भी आप देख सकते हो, ठीक है। Then it is widely used in agriculture. मैंने आपको बताया ना, ग्रोथ यहाँ पे आपने देखा फ्लावरिंग करवाने के लिए, जैसे मैंगो में हो गया, पाइनएप्पल में हो गया, एंड देन राइपनिंग कराने के लिए मैंने खुद मैंगो का एग्जाम्पल लिया, बनाना का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो इसको बहुत वाइडली यूज करते हैं। अब कौन सा ये सब्सटेंस है जो मार्केट में मिलता है, ओके, इथाइलिन तो हो गया बेटा, इथाइलिन तो हमने समझ लिया, बट सब्सटेंस कौन सा है, द सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन, ओके, इथेफॉन। तो इथेफॉन इज द aqueous solution which is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. अब कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है ना कि इथाइलिन नहीं होता, या इथाइलिन को हम लोगों को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उस इथाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो इथेफॉन। इथेफॉन एक एक्वियस सोल्यूशन है, जब आप प्लांट का एक्सपोजर देते हो इसको, तो ये इथेफॉन रैपिडली अब्सॉर्ब हो जाता है एंड ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट में, ओके, सर्कुलेट कर जाता है, एंड स्लोली इट रिलीजेस द इथाइलिन ऑल ओवर द प्लांट, ठीक है। इथेफॉन फास्टन्स या फिर हैस्टन, हैस्टन मतलब फास्टन, तुम याद रखो, fastens the fruit ripening in tomatoes, apples and accelerate the abscission in flowers and fruits, ठीक है। तो क्यों ये एक्सेलरेट करता है, क्योंकि बेटा हमको चाहिए ना क्या, यील्ड ज्यादा, तो यील्ड ज्यादा करवाने की है, फिर हमको जल्दी भी है, यील्ड जल्दी चाहिए, हार्वेस्टिंग जल्दी चाहिए। देखो हम इंसान भी ना बहुत बेसब्रे हैं, ठीक है, बहुत बेसब्रे हैं, तो हमको हर चीज जल्दी चाहिए, हो जाना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए ये हमारा जो हार्मोन है ना, ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें हैं बेटा, यहाँ पे समझाने वाली बात तो कोई है नहीं, बस आपको याद रखनी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, दिस इज अ इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड, ये इनहिबिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एब्सिसिक एसिड में आप देख सकते हो, इट वाज रिपोर्टेड 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो 3 काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स रिपोर्ट हुए थे, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड देन डॉर्मिन। तो डॉर्मिन ना इतने बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर्स में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो, डॉर्मिन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो दे वर केमिकली आइडेंटिकल एंड नोन एज एब्सिसिक एसिड। ये तीनों के तीनों ये आइडेंटिकल थे केमिकली, एंड इनको कलेक्टिवली हमने नेम दे दिया एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ओके, आपको पता है ना प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड्स, तो कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या रेगुलेट करता है, एब्सिशन को एंड देन डॉर्मेंसी को, ओके, डॉर्मेंसी को रेगुलेट करता है, एब्सिशन को रेगुलेट करता है। देखो इनहिबिटर्स है ना, वो दोनों ही ये काम करते हैं। तुम अब इथाइलिन में भी देख लो, इथाइलिन में भी तुमने क्या देखा था, इथाइलिन में भी तुमने देखा था यहाँ पे इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी एंड बड डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन बढ़ाता है, ओके। इनहिबिटर में तुमने इथाइलिन में ये देखा, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो तुमको हर पॉइंट ना देख के याद करना है, मैंने बताया ना, जैसे तुम एक पेपर लो, सारे डिफरेंसेस लिखो, सारे सिमिलरिटीज लिखो एंड सारे फंक्शंस लिखो, ओके। तुम 2 दिन ऐसा लिख के ना बेटा रात को सोने से पहले देखते रहो, सारे फंक्शंस दिमाग में चिपक जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट रिविजन बेटा, इज ऑल अबाउट रिविजन। अगर तुमने बार बार रिविजन किया, क्योंकि वास्ट है सिलेबस, तो इजी हो जाता है, ठीक है। चलो, तो फंक्शंस में हम लोग देखते हैं, द मेन फंक्शंस आप देख लो, इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटर, बिल्कुल इनहिबिटर है, ओके, एंड इट इनहिबिट्स द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को भी ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। देन इट स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस, तो स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प कर रहा है,
ठीक है, अगर ओपन होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, क्लोजर होगा तो एक्सचेंज ना रुक जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटा जब क्लोजर है तो इसका मतलब क्या है, जो गार्ड सेल्स है ना वो फ्लैसिड है या फिर श्रंकन है। जब ओपन है तो गार्ड सेल्स स्वोलन है या फिर टर्जिड है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, टर्जिड एंड फ्लैसिड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। टर्जिड मीन्स फूले हुए, स्वोलन। श्रंकन हो तो उसको हम कहते हैं फ्लैसिड। ओके, फ्लैसिड, FLACCID। ठीक है, देन very important function of abscisic acid is a stress hormone। ठीक है, इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। देखो बेटा, अगर प्लांट है तो बिल्कुल स्ट्रेस आएगा ही आएगा, चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस हो या बायोटिक स्ट्रेस हो, टेम्परेचर का हो, पीएच का हो, बारिश का हो, कुछ भी हो, कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, तो ये हार्मोन क्या कराता है, प्लांट को टॉलरेंस की एबिलिटी देता है। मतलब हाँ भाई प्लांट बस कुछ और टाइम तक तुम रोक लो, हो जाएगा, ये भी एक बुरा वक्त है, कट जाएगा। ओके, ऐसे करके उसको समझा समझा के रखता है एब्सिसिक एसिड। ओके, सो इसीलिए इस एब्सिसिक एसिड को बेटा हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। याद रखो ये चीज। ठीक है, इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मेचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी बाय एब्सिसिक एसिड हेल्प्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन। ओके, तो अब आपको याद होना चाहिए कि डेसिकेशन क्या है। डेसिकेशन मतलब सूखना, मतलब वर्ड का मीनिंग आपने देखा होगा बेटा, डेसिकेटेड कोकोनट। मतलब कोकोनट को वो लोग क्या करते हैं ना, इसका मॉइस्चर निकाल के मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज में अगर मॉइस्चर नहीं है या फिर एकदम ड्राई है तो उस ड्राइनेस को हम कहते हैं डेसिकेशन। अब सीड डॉर्मेंसी बाय एब्सिसिक एसिड हेल्प्स टू विथस्टैंड डेसिकेशन। मतलब कहीं पे भी पानी की कमी है, ओके, बहुत ज्यादा पानी की कमी है, ऐसे केसेस में ये क्या करता है, ABA हेल्प करता है डेसिकेशन से बचने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए या फिर विथस्टैंड करने के लिए। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स आर अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल टू ग्रोथ। तो बेटा अब डेफिनेटली हम लोग इनहिबिटर पढ़ रहे हैं तो ये ऑपोजिट ही काम करेगा ना। रेगुलेटर तो प्रमोट करता है, इनहिबिटर तो अनफेवरेबल ग्रोथ को फिर वो करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। 5 हार्मोन्स हैं, 2 इनहिबिटर्स हैं, 3 प्रमोटर्स हैं, बस आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली आइडेंटिकल टू ABA? ये आपका क्वेश्चन है। हिंट दे दिया मैंने तो आपको, क्योंकि मुझे डर था फिर आप लोग जवाब दोगे या नहीं दोगे। अब मुझे बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकली आइडेंटिकल टू ABA? ABA हो रही है एब्सिसिक एसिड की बात, तो आंसर बताइए बेटा। इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, IAA, इट इज ऑक्सिन। ओके, इट इज अ नेचुरल ऑक्सिन। काइनेटिन क्या है, ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। ओके, सिंथेटिक साइटोकाइनिन है। जियाटिन नेचुरल साइटोकाइनिन है। 2,4-D अगेन ऑक्सिन, but it is a synthetic auxin. Okay, it is a synthetic auxin which is acts as a herbicide. Okay, तो डॉर्मिन कौन है? डॉर्मिन इज नथिंग बट केमिकली आइडेंटिकल ABA। ठीक है, केमिकली आइडेंटिकल ABA है। आपको समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखो, डॉर्मिन इनहिबिटर B, एब्सिसिन 2, डॉर्मिन, these are chemically identical. Okay, and it is known as abscisic acid. समझ आ रहा है कुछ? चलो, ABA is antagonistic to. Okay, ये आपका क्वेश्चन है। ABA is antagonistic to. बेटा एंटागोनिस्टिक मतलब ऑपोजिट एक्टिविटी करवाना। ओके, ऑपोजिट एक्टिविटी करना। ठीक है, मतलब ABA कुछ कर रहा है तो उसका ऑपोजिट कोई कुछ करेगा, उसका ऑपोजिट करेगा। ABA is antagonistic to. ओके, ऑप्शन इज गिबरलिक एसिड। ठीक है, गिबरलिक एसिड इसका आंसर है। तो अब जिन बच्चों को मैम आपने तो बताया नहीं, सवाल पूछ रहे हो बेटा, यहाँ पे है देखो इसका। ओके, तो यहाँ पे इंट्रैक्शंस जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, ये हमेशा इंडिविजुअली भी काम नहीं करते, हमेशा मिलके भी नहीं काम करते। ये कभी कभार इंडिविजुअली भी करते हैं, कभी कभार मिलके भी करते हैं। अगर मिलके करना का क्या मतलब है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएशन भी तुम कह सकते हो, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ दे के काम करना, ओके, सिंक्रोनाइज होके काम करना, वो एक हो गया। दूसरा होता है एंटागोनिस्टिक, मतलब किसी का काम का एंटी, उसके अगेंस्ट काम करना, उसको कहते हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो ये सारे जो हार्मोन्स है ना, जो रेगुलेट होते हैं ना, कोई प्रमोट कर रहा है तो कोई उसको प्रिवेंट कर रहा है, तो ऐसे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। तो सारे रेगुलेटर्स कभी मिलके काम करते हैं, कभी ऑपोजिटली काम करते हैं, कभी अकेले काम करते हैं, ठीक है। तो सारे टाइप का आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंट्रैक्ट टू अफेक्ट डॉर्मेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एब्सिशन, ये सारे देखो बेटा, इन सारे चीजें अफेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ABA एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू GA, ओके। GA इज गिबरलिक एसिड, ABA इज एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड एंटागोनिस्टिक को काम करता है GA, तो दैट इज द आंसर हियर, कि वो आपका यहाँ पे आंसर है। आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे पता है थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड, भाई ये तो जवाब दे दो, ये तो मैंने बताया क्लास में, बहुत इजी भी है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड, ओके। लाइट को रेस्पॉन्स करके मूवमेंट दिखा रहा है, तो क्या होगा आंसर? सो गए क्या यार तुम लोग? जेएनवी भावनगर, कृष्णा पार्मर, आस्था वेलारी। बेटा फोटोट्रॉफिज्म, मैंने बताया था ना, ट्रॉफिज्म मींस मूवमेंट, मैंने बताया था आपको, जियोट्रॉफिज्म होता है, फोटोट्रॉफिज्म होता है, ठीक है। तो फोटोट्रॉफिज्म क्या, लाइट के रेस्पॉन्स में मूवमेंट करना प्लांट का, दैट इज फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। प्लांट के रिस्पॉन्स में मूव कराना। फोटोफॉस्फोरिलेशन बेटा आपने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब पढ़ा है, आपको पता है फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, ओके। सो क्या है फोटोफॉस्फोरिलेशन, मैंने आपको बताया था ADP, मैंने नहीं बताया था, जिन्होंने पढ़ाया है वो बताए होंगे आपको, ठीक है। तो ADP जब ATP बनता है, ओके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से जब ट्राइफॉस्फेट बनता है, तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रोसेस में, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू बिकम ADPT टू ATP, ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। चलो, तो फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन सब आपको पता है, आंसर तो फोटोट्रॉफिज्म है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इस एक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक में आता है बेटा जीनोमिक कंट्रोल, डेफिनेटली बेटा प्लांट्स में जीनोम होता है, DNA होता है, उसके हाथ में भी कुछ कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल होता है, तो दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आएगा लाइट एंड देन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड टेम्परेचर, ओके। तो मैं आपको बताती हूँ, नीट ने ना इस सिलेबस को निकाला है, ओके, निकाला है मतलब उसने रिमूव किया है कुछ पार्ट्स को इस चैप्टर से, वो है वर्नलाइजेशन, ओके, सीड डॉर्मेंसी एंड देन फोटो पीरियोडिज्म, ओके। बट मैं यहाँ पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस 2 मिनट लूंगी एंड आपको डेफिनेशन बताती हूँ व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटो पीरियोडिज्म में। बेटा फोटोट्रॉपिज्म इज व्हाट, इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, मतलब लाइट कहाँ है, प्लांट उधर की तरफ मूव करेगा। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, लाइट की रेस्पॉन्स से प्लांट ना फ्लावरिंग शो करता है, ओके, लाइट की रेस्पॉन्स में प्लांट फ्लावरिंग शो करता है, इसको हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। तो अभी इस फ्लावरिंग बेस्ड ऑन लाइट को ना हम लोग तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए हैं। वन इज लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है बेटा, एक होता है क्रिटिकल, यू नो, होता है क्रिटिकल लेंथ, ओके, कोई भी एक दिन का समझो एक क्रिटिकल लेंथ होता है, तो अब उस क्रिटिकल पार्ट से, ओके, अभी क्रिटिकल है, ओके, ये लाइन आपकी क्रिटिकल वैल्यू है। अब इस क्रिटिकल फोटो पीरियड वैल्यू से अगर कम टाइम तक हमारा प्लांट एक्सपोज किया लाइट को, तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ओके। अब जब फ्लावरिंग इस क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा टाइम तक
लाइट में एक्सपोज्ड रहा तो फ्लावरिंग होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फ्लावरिंग करने के लिए इस प्लांट को ज्यादा टाइम तक लाइट में रहना जरूरी है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट है शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए, इनके लिए लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होना जरूरी नहीं है। अगर क्रिटिकल वैल्यू से भी कम रहा तो तब इसमें फ्लावरिंग शो होती है। अब देखो, ये क्रिटिकल वैल्यू है, अब क्रिटिकल वैल्यू से भी कम इसको एक्सपोजर चाहिए लाइट का, तब ये फ्लावरिंग शो करता है। ओके, डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट्स वो है जो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ठीक है, इनको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता लाइट का। ठीक है, तो लाइट को अफेक्ट करने वालों को हम कहते हैं लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे। लॉन्ग डे में ज्यादा एक्सपोजर चाहिए लाइट का, शॉर्ट डे के लिए कम एक्सपोजर चाहिए लाइट का फ्लावरिंग को शो करने के लिए। इसको कहते हैं हम लोग फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, बस इतना जान लो, काफी है। ठीक है, हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन है, effect of low temperature which shortens vegetative period and hastens the flowering is called. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट में ओके वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्टन करके रिप्रोडक्टिव फेज को बढ़ा रहे हैं। ओके, वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज को कम करके रिप्रोडक्टिव फेज को बढ़ा रहे हैं ताकि फ्लावर जल्दी जल्दी हो सके। कैसे कर रहे हैं? प्लांट को लो टेम्परेचर में रख के। इस प्रोसेस को कहते हैं वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियडिज्म तो आपको पता चला, लाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग का डिपेंड होना। ओके, फ्लावरिंग करने के लिए लाइट का रिस्पॉन्स। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। ओके, तो ट्रांसपिरेशन तो बेटा आपको पता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। ओके, वर्नलाइजेशन इज दैट प्रोसेस। ऑलराइट, तो ठंडे एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है प्लांट को ताकि वेजिटेटिव पीरियड कम हो जाए, रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आ जाए, फ्लावरिंग जल्दी हो, ताकि प्लांट्स में फ्रूट भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, फोटो पीरियोडिज्म इज रिकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, effect of day length on flowering of a plant, flowering plant growth curvature in response to light. यार तुम लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग मेरी क्लास में बैठे हुए हो लेकिन पढ़ कुछ दूसरा रहे होंगे। मैं ना सारे स्टूडेंट्स से बहुत वाकिफ हूँ। ओके, वैसे तो मुझे पता होता है स्टूडेंट्स की क्या होती है साइकोलॉजी, बट क्योंकि तुम लोग आंसर नहीं दे रहे तो मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि दूसरे टाइम पे तो आप आंसर करते थे। शायद आपने टैब रखा है सामने एंड पढ़ रहे हो कुछ मैथमेटिक्स फिजिक्स, प्री बोर्ड की तैयारी है ना? कुछ नहीं बोल रहे कोई। ओके, मैं ये बोल देती हूँ, फोटो पीरियोडिज्म इज इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑन फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, मैच द प्लांट हार्मोन्स गिवन इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ओके, तो हम लोग मैच करने लगते हैं, अभी तुम भी मैच करो। जियाटिन मैंने आपको बताया ये नेचुरल साइटोकाइनिन है। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन है। ओके, फ्लोरिजन मींस एक ऐसा एजेंट जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, उसको फ्लावरिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो आईबीए क्या है बेटा? इट इज अ नेचुरल ऑक्सिन। ओके, एनए इज अ सिंथेटिक ऑक्सिन। तो अब तुम बताओ कौन सा आंसर है यहाँ पे? A3 है तो BC को तुम हटा दो, A3, B1, ओके, तो A को हटा दो, D इज द आंसर। ठीक है, C4 एंड D2, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओके, आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास। कुछ डाउट है? नहीं? ओके, ओके देन, सी यू टुमारो, टेक केयर एवरीवन।